हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज को कंप्लीट किया था। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट को कवर किया था, जो आपके यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और साथ ही साथ आपके बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही जरूरी थे। जिसमें हम लोगों ने आई दृष्टि घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट किया हैंड रिटन नोट्स में, साथ ही साथ घटना सार जो कि 6 मंथ की आई थी, जनवरी से लेके जून 2024 की। इन सभी नोट्स को पढ़ने के बाद, हैंड रिटन तरीके से कवर करने के बाद क्लास नोट्स को करंट के, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 950 से अधिक मैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कराऊंगा। और अगर आप इन एमसीक्यूज को कर लोगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज इन दोनों के सिवाय करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस पीडीएफ को मैंने वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उस पर मैंने पोस्ट भी कर दिया है 1000 एमसीक्यू सीरीज के नाम से। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको या इस क्लास में अलग अलग जो है कि सोर्सेज से करंट अफेयर्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो न्यूज़पेपर से हो सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से हो सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण है, इसी तरीके से आपको घटनासार है, आई दृष्टि है, क्रॉनिकल है, अलग अलग जगह से सोर्सेज में फॉलो किए गए। तो ये बेस्ट सोर्स रहता है और इसको मैं खुद पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। इस कोचिंग के जो मटेरियल्स हैं, इसलिए आप इसे करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। पहली क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर दी थी। आज हम चलते हैं दूसरी क्लास में 59 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था 75 नंबर तक की गणतंत्र दिवस पे, और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से शुरू करेंगे। श्री कल्की धाम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल्की धाम मंदिर की स्थापना कहां हुई है? संभल में हुई है, जो आपके उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इस मंदिर का शिलान्यास किया। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, यह दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उसकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो? क्योंकि हमने जो वेदों पुराणों में पढ़ा है कि भाई भगवान का जो अगला अवतार होगा कलयुग में, उसको कल्कि अवतार कहा जाएगा। लेकिन अभी उसके बारे में कोई कहानी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मतैक्य नहीं, या फिर किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर कल्कि अवतार के लिए पहले से ही मंदिर बनाया जा रहा है। जैसे हमने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, तो अयोध्या में क्या था? हमने पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं रामायण में, महाकाव्यों में, कि भाई भगवान श्री राम का जन्म हुआ, रावण का वध किया, सीता को जो है कि वापस लेके आए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर एक चीज के बारे में पढ़ा। वृंदावन में और द्वारका में हमने भगवान श्री कृष्ण की नगरी के बारे में पढ़ा। तो अलग अलग जगह पे हमने भगवान के जन्म होने के बाद उनकी कहानियों के आधार पे उनके मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन कल्कि अवतार जो कि कलयुग में होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कब होगा भगवान का ये नहीं पता, उसके पहले ही इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये अद्भुत क्षमता है या अद्भुत एक तरीके से बात होगी। तो ये दुनिया में पहला ऐसा मंदिर होगा। दोनों ही बातें सही हो गई। यहां लिखा भी है, इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग निर्मित किए जाएंगे, और जिसमें एक आपका कल्कि अवतार भी होगा। समझ में आ गया ये प्रश्न? और ये हमने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में भी कंप्लीट किया था। जो करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाई है, घटनासार, आई दृष्टि, दोनों में। आगे देखते हैं, भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर विकसित किया जाएगा? तो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस की बात की जा रही है, तो ये आपके उज्जैन में होगा। भारत का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन एमपी में स्थापित किया जाएगा, जहां पे महाकाल का कॉरिडोर बनाया गया महाकाल मंदिर के लिए। 9वां यानी कि 9th रायसीना संवाद। ये रायसीना जो डायलॉग है, ये हमारे भारत के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी, अर्थात कि हम भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पे बात करते हैं कि हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं आसपास की दुनिया के देशों से और विश्व की जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके लिए। तो इसे हम हर साल दिल्ली में आयोजित करते हैं, रायसीना संवाद के नाम से। इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ इस संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, और इस संस्करण का विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। यानी हम चारों चारों जो विचार हैं उन पे हम काम करेंगे कि हमें संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है, प्रतियोगिता भी करनी पड़ रही है, सहयोग भी करेंगे, निर्माण भी करेंगे। तो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि इटली के प्रधानमंत्री यहां पर कौन थे? इटली के थे शायद, नहीं, इटली के तो पिछली बार थे, इस बार ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहां पर आपसे कह रहा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नहीं, चीफ गेस्ट के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। ये मैंने करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में कवर भी किया है। तो पहला भी पॉइंट सही, तीसरा भी सही, लेकिन यहाँ पे दूसरा गलत है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सी ऑप्शन दे रहा है, यानी 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो ग्रीस के हैं वो किरियाकोस मित्सोकिस इस संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे 2024 में। लेकिन जब 2023 में किया गया था, तब उस समय इटली के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे।
अब देखो ये सारे प्रश्न आपको, अगर आपने मेरे साथ शॉर्ट नोट्स को कवर किया है, आई दृष्टि को या घटना सार करंट अफेयर्स को, वहां पर ये सारे टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस किए थे, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी लैंग्वेज में अगर घूम के आएगा तो आपको आ जाएगा आंसर, कंफ्यूज नहीं होगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा की, यानी कि हम लेबोरेटरीज में मछली के मांस को तैयार करेंगे। ये आपकी जो पहल है केरल सरकार के द्वारा की गई। इस परियोजना का उद्देश्य होगा समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने और समुद्री संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को कम करना, क्योंकि अब एक नया कल्चर आ रहा है। हम लोग जो है कि प्रोटीन या मिनरल्स के लिए क्या कर रहे हैं, जो अपना देसी खाना था ना, मोटे अनाज का, जैसे बाजरा, जौ, राई, गेहूं, चावल, मक्का, अनाज, इनसे अलग हटते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मांसाहारी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं जो सी फूड्स होते हैं। ठीक है, सी फूड का कल्चर बढ़ रहा है, और ऐसे में हम एक निश्चित मात्रा तक ही मछली पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। अगर हम अधिकतम मात्रा में शोषण करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा समुद्र का, और इस वजह से क्या होगा, बढ़ती मांग को पूरा भी नहीं कर पाएंगे, समुद्र का इकोसिस्टम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए केरल ने सोचा क्यों ना हम लेबोरेटरीज के आधार पर, लेबोरेटरीज में क्या करें, मछली के मांस को तैयार करें। तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। आगे देखते हैं, इंटरिम बजट की बात करेंगे। 2024-25 में जब चुनाव होते हैं जिस वर्ष, उस समय केंद्र सरकार के द्वारा अंतरिम बजट रखा जाता है अपने खर्चों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 होने का अनुमान था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बजट में 4 प्रमुख वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया गया था, जैसे गरीब हो गया, किसान हो गया जो अन्नदाता, युवा हो गया, और महिलाएं हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पूंजीगत व्यय को 11% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। यानी ये जो व्यय रहेगा आपका पूंजीगत व्यय रहेगा, जिसमें घाटा नहीं माना जाता जनरली, से केवल इस संख्या में होता है, लेकिन दूरगामी परिणाम देता है। जैसे अगर आप इस पैसे का खर्च करके यूनिवर्सिटीज बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। और जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो वहां से पढ़ के लोग बड़े बड़े प्रोफेसर निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, रिसर्चर्स निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में किया गया इन्वेस्ट होता है, और इन्वेस्टमेंट को कभी भी हम घाटे के रूप में काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी आपने राजकोषीय घाटा पड़ा होगा, राजस्व घाटा पड़ा होगा, प्राथमिक राजस्व घाटा पड़ा होगा, लेकिन पूंजीगत घाटा नहीं पड़ा होगा, क्योंकि एग्जामिनर भी मानता है कि ये तो केवल संख्या के रूप में है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिल जाता है। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से अपडेट कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट नोट्स जितने भी हैं, चाहे वो परिणाम नोट्स हो जिसमें आपके घटना चक शॉर्ट नोट्स होते हैं, या फिर तपस्या नोट्स जिसमें आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए होता है, या फिर डायरेक्टली लक्ष्य भेद नोट्स जो आपके मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, या आई दृष्टि या घटना सार के जो करंट अफेयर्स होती है, इन सभी हैंड रिटन नोट्स पे, जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम प्राइसेस में क्रिस्प नोट्स होते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा दिवाली ऑफर दिया गया था। मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपको दिया गया था कब, मंडे 9 AM पे, जो कि आज क्लोज होना था, 2 दिन के लिए था, 48 घंटे के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मंथ एंड चल रहा, दिवाली एंड की वजह से बहुत सारे पैसे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, जबकि नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं और कॉस्टली नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको क्या किया, आज ही टीम से डिस्कस करके मैंने एक सुबह वीडियो भी बना दी कि और इसे वेडनेसडे 9 AM तक, यानी कि 2 दिन 48 घंटे के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ऑल हैंड रिटन नोट्स पे लगभग 35% का ऑफ प्राप्त करेंगे। लगभग का मतलब पूरा 35%, उसमें कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। और उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल मैसेज करेंगे, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने इसके ऑफर से रिलेटेड अभी वीडियो लॉन्च की थी 2 दिन पहले भी और आज भी, ताकि आप वहां पे सारी चीजों को समझ पाएं, किस प्रकार के नोट्स आपको हमारे यहाँ मिल सकते हैं, जो यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 64, केंद्रीय बजट 2024-25। अभी भी हम अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं जो फरवरी में पेश किया गया था। अभी हम पूर्ण बजट की बात नहीं कर रहे हैं जो 23 जुलाई को आया था, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अंतरिम बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हमें गलत कथन ढूंढने हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि मद दिया हुआ है और रुपए कहां से आता है, तो ये भी मैंने बता रखा है, ये लगभग सेम रहता है। कह रहा है कि रुपया कहां से आता है, उधार और अन्य देयताओं से आता है 18%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, आयकर से 19%, निगम कर से 17%। तो यहां पे अगर आप देखोगे उधार और अन्य देयताओं से लगभग हमें 28% जो है कि पैसा प्राप्त होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका इनकम टैक्स, जहां से 19% पैसा प्राप्त होता है। थर्ड नंबर पे आता है जीएसटी, यहां से लगभग 18%, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, जहां से हमें लगभग 17% अमाउंट प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहां पे डी ऑप्शन गलत है कि उधार और अन्य देयताओं से 18 नहीं बल्कि 28% प्राप्त होता है, हालांकि ये सर्वाधिक होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 65। केंद्रीय बजट 2024-25 जो कि अंतरिम बजट था, इससे संबंधित कुछ योजनाएं थी और जहां पे आवंटन किया गया था। अगर आप देखोगे तो यहां आप देखोगे मनरेगा के लिए जो आवंटन किया गया 86,000 करोड़ रुपए किया गया। पिछली बार 2023-24 में जो बजट था उस समय 60,000 करोड़ था, लेकिन अब बढ़ा के 86,000 करोड़ कर दिया गया। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये पीएम किसान योजना क्या है दोस्तों, जिसमें एक वर्ष में तीन किस्तों में 2,000 रुपए करके जो है कि दिए जाते हैं किसानों को। टोटल 6,000 रुपए की धनराशि किसानों को प्राप्त होती है जो उसकी मदद के लिए होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये 3 बार दी जाती है, 2,000 रुपए करके आपके डायरेक्ट अकाउंट में चली जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 12,000 करोड़ और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 37,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 66। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना, यानी भारत से सबसे अधिक वित्तीय रूप में सहायता किसने प्राप्त की, तो भूटान ने प्राप्त किया। अगर हम देखें भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विदेशी सरकारों में ऋण और अनुदान के रूप में 5,667.56 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि आवंटित की है, जिसमें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भूटान है। तो देखो भारत क्या करता है, भारत भी अपनी महाशक्ति होने का परिचय देता है। भाई आप अगर कहा जाए कि आप सबसे ज्यादा अमीर हैं तो ये कैसे पता चलेगा, आपके घर में रुपए होने से अमीर नहीं होता, बल्कि आप कैपेबल हो उन लोगों को पैसा देने के लिए जो गरीब हैं या जो जरूरतमंद हैं, तब तो लगेगा भाई आपके पास पैसे ज्यादा हैं। इसी तरीके से महाशक्तियां भी करती हैं, जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। तो भारत भी अपनी महाशक्ति होने का परिचय देता है कि जो आस पड़ोस के जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, तो यहाँ पे कुछ बिलियंस में या कुछ डॉलर में रुपए देता है भारत, अनुदान के रूप में देता है कि भाई आप ये फ्री रख लो, अनुदान के रूप में, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, या फिर ऋण भी देता है कि इतने प्रतिशत हम आपसे ब्याज लेंगे। तो टोटल भारत ने 24-25 के दौरान 5,667.56 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, जिसमें सबसे अधिक भूटान को मिला है। भूटान को कितना मिला है, लगभग 2,398.97 करोड़ रुपए। और सेकंड नंबर पे आता है मालदीव, जहां पे 770 करोड़ रुपए का स्थान आता है। तो ये सेकंड नंबर पे। अच्छा प्रश्न था, प्रश्न घुमाया जा सकता है इस तरीके के प्रश्नों को लेकर। उत्तर प्रदेश के बजट की बात करेंगे जो आपके 5 फरवरी को 2024 में पेश हुआ था। सुरेश खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2024-25 के लिए प्रेजेंट किया था। तो हमने यूपी बजट भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहां कह रहा है बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो 86,530.51 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और मैंने आपको जब यूपी बजट पढ़ाया था, आई दृष्टि के तहत भी पढ़ाया था और घटनासार में, तो ये दोनों ही बातें मैंने बताई थी कि भाई अक्सर होता है जीडीपी का पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा अमाउंट भी पूछ लेते हैं, परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, और मैंने दोनों ही चीज कराई थी आपको। और साथ में बजट का आंकड़ा कितना है, क्योंकि 2022 के अगर आप प्रश्न को देखोगे यूपी पीसीएस में, वहां पे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि बजट की धनराशि कितनी है। तो ये चीजें प्रश्न पूछी जाती हैं। यहां पर भी देखोगे जो मैंने बताया आपको कि 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत किया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित भारत का पहला सबसे बड़ा तांबे से बना बापू टावर कहां पर स्थित है। भाई ये महात्मा गांधी जी को समर्पित है, वो भी तांबे से बना हुआ है। तो ये आपके पटना में बनाया गया बापू टावर। ये पटना बिहार में गर्दनी बाग में, जो कि टावर की ऊंचाई 120 फीट है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा GSLV F-14 प्रक्षेपण यान से इनसैट 3DS का उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। तो यह भी याद होना चाहिए, मैंने बताया था, अभी साइंस में पूछा गया था ये। साथ ही साथ इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, खोज एवं बचाव, महासागरीय प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहले स्टेटमेंट को क्रॉस चेक हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। आपको एक फोकस की चीज बताता हूं, जब भी अगर आपसे GSLV के बारे में पूछा जाए, हालांकि अब इसका नाम तो जो है कि दूसरा हो गया है, LVM के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी आपसे GSLV पूछा जाए, जियो सिंक्रोनस वाली जो हाइट होती है, जो मान के चलाता है कि जब भी 35,000 या उससे ऊपर की हाइट में जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो GSLV का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देना कि ये सामान्यतः पूरी पृथ्वी को कवर करता है, उसके मौसम के अध्ययन करते हैं और वहां पे जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, महासागर वगैरह के स्टडी करते हैं। तो इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से आप इसे संचार उपग्रह के रूप में भी कह सकते हो। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जा रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है। इस सैटेलाइट का वजन
वजन की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो। GSLV F-14 की 16वीं थी और स्वदेशी क्रायो स्टेज के साथ प्रक्षेपण का 10वीं उड़ान थी, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है जो कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इससे पहले क्या था, रसिया से हमने 7 क्रायोजेनिक इंजन की बात की थी, टेक्नोलॉजी की बात की थी, लेकिन उसने नहीं दिया, केवल 1 या 2 दिए थे। फिर धीरे धीरे हमने खुद अपना विकास करना शुरू कर दिया। तो अब तक हम टोटल स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से टोटल 10 उड़ान कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड है। ऋतु खंडारी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऋतु खंडारी जी को हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है, ऋतु खंडारी। लेकिन यहाँ पे राधा रतूड़ी का नाम आ रहा है, जो उत्तराखंड से संबंधित है, और ये 1988 बैच की IAS अधिकारी भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहां पर आपको यूपी PCS, समीक्षा अधिकारी, UPSC, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, क्वालिटी कंटेंट के साथ देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की क्लासेस, तपस्या की क्लासेस, लक्ष्य भेद, आही दृष्टि, घटनासार, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आप उनकी PDF को परचेस भी करना चाहते हो तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, और दिवाली ऑफर में बहुत सस्ता आपको पड़ जाएगा। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। 2 फरवरी 2024 को इंदौर MP की रामसर साइट सिरपुर तालाब पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का थीम था वेटलैंड फॉर क्लाइमेट चेंज। फरवरी 2024 के अंत तक भारत में 80 रामसर स्थल हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहला और तीसरा सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो इसकी थीम थी इस बार की, अगर आप 2024 की थीम देखोगे तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि आर्द्र भूमि और मनुष्यों की प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि थी। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया ना इन्होंने कि फरवरी तक 80 थी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे लेटेस्ट डाटा पूछा जाए कि अगस्त 2024 तक कितनी थी, तो आपको बताना है कि 85 टोटल रामसर साइट 85 हो चुकी हैं अगस्त 2024 तक, जिसमें सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में 18 रामसर साइट, और सेकंड नंबर पे आपको यूपी की देखने को मिलेगी 10 रामसर साइट। ये अगस्त 2024 तक का मैंने डाटा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ देखते हैं। केंद्र सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग यानी रीयूज में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। आगे देखते हैं 73। 2024 फरवरी 2024 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में भारत वर्ष 2022 के मुकाबले अंकों में सुधार करते हुए 5 अंकों में सुधार करते हुए 41वें स्थान पे पहुंच गया है। तो भैया ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब भारत में लोकतंत्र सूचकांक कितना हो जाएगा? 41वां हो जाएगा। इस सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड क्रमशः शीर्ष स्थान पे हैं। तो यह भी बात सही है क्योंकि ये तीनों बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और यहाँ पर इनको शीर्ष रैंक मिलती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 1 और 2 दोनों ही सही है। पता है, एक इस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी मुझे जो खास बात लगती है इसकी, वो ये लगती है कि इसमें मैक्सिमम जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो पॉइंट दिए जाते हैं, वो राइट दिए जाते हैं। राइट का मतलब क्या हो गया कि बहुत कम प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे आपसे असत्य कथन पूछा जाए, नहीं तो मैक्सिमम जो होता है सत्य कथन पूछा जाता है, राइट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, जिससे आप सारे फैक्ट को तैयार करते चलते हो, याद करते चलते हो कि हाँ भैया ये चीजें सही है। क्योंकि रॉन्ग के नाम पे तो बहुत कुछ है, कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है। राइट के नाम पे जो राइट होना चाहिए वो आपको मिलता है यहाँ से, जो बार बार पढ़ने से और अच्छे से रिवीजन होता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में। अगर हम बात करें, इस सूचकांक को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया था। इसमें भारत की रैंक 41 तथा स्कोर 7.18। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया कि भारत में अभी भी जो लोकतंत्र पाया था वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग की आलोचना करते हुए, ये वही जो आपकी गुमनाम फंडिंग उसे कहते हैं ना, जो अभी SBI से जो है कि मिलता था पैसा, जो है चंदे के रूप में 10,000 10 लाख इस तरीके से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। आर्टिकल नंबर 19(1)(a) को ध्यान में रखते हुए कि राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, असंवैधानिक कर दिया था। तो यहाँ पे चुनावी बॉन्ड योजना को संविधान के अनुच्छेद के तहत
असंवैधानिक घोषित किया गया, तो कौन सा अनुच्छेद प्रयोग किया गया है, और यही मैंने अभी आपको बता भी दिया कि 19(1)(a) जिसमें क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2017 में शुरू किया गया था, एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश हुआ और 2018 में इसको लागू कर दिया। एसबीआई एकमात्र ऐसा बैंक था जो बॉन्ड का जारी करता था और किसी भी बैंक को अधिकृत नहीं किया गया था, केवल एसबीआई के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, भुना सकते हो। तो इसे चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक कर दिया, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ था इस बॉन्ड की योजना में कि किसी भी आम पब्लिक को या किसी भी व्यक्ति को यह जानने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कोट करते हुए कहा कि आप जिस देश के ऊपर लोकतंत्र का शासन स्थापित कर रहे हो, जिस जनता के वोट से आप अपनी सरकार बना रहे हो, तो उस जनता को पता होना चाहिए कि मेरा मालिक कितना भ्रष्ट है या मेरा मालिक कितना साफ है। तो उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये बेस बनाते हुए इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया कि भाई ये अगर पता नहीं चलेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो किस पार्टी ने कितना, राजनीतिक पार्टियों ने, जितने भी कमर्शियल या व्यापारिक घराने, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी, जिसकी वजह से आम जनता की सुविधाओं में कटौती की गई होगी। तो ये चीजें बहुत अच्छी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इसको रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर को देखते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कुल 5 हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। आडवाणी जी को छोड़कर अन्य हस्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। देखो यही सेम स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है अपने भारत रत्न वाले टॉपिक में, ठीक है, आई दृष्टि के नोट्स में बिल्कुल सेम यही पढ़ाया मैंने घटनासार में भी, कि आडवाणी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला और वो अभी अच्छी खासी स्वस्थ अवस्था में, बाकी चारों लोगों की क्या होगी, डेथ हो चुकी है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही है भाई, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं मेरे साथ वहां पे तो पॉइंट वाइज पढ़े, लेकिन आप जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हो तो और भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। अब यहां पर अगर आप पढ़ोगे कि इस सम्मान को प्राप्त करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हो चुके हैं। 1954 में स्थापित यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया था, मतलब कि कोई पैसा वगैरह नहीं दिया था। अच्छा, इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि हर साल ये भारत रत्न दिया जाए। इससे पहले जो है कि 2019 में दिया गया था और साथ ही साथ हर साल लगभग 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन इस बार 5 लोगों की अनाउंसमेंट की गई थी। ये एक अपवादिक तौर पर पूछा जा सकता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो भैया यह भी मैंने आपको बताया था कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में 2 लोगों को संस्कृत भाषा के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को जो है कि सम्मानित किया गया, जो संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, और उर्दू गीतकार गुलजार साहब को भी ये दिया गया। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, अर्थात सी आंसर करेक्ट होगा। और अगर आपसे 57 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाए तो गोवा के कोंकणी लेखक जो कोंकणी भाषा में लिखते थे दामोदर मौजो को दिया गया था 57 नंबर का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भैया आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी मेरे साथ पढ़ा, जिसमें मैंने फोकस किया था कि रोहन बोपन्ना जी जो कि भारत के तीसरे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस तरीके का क्या जीता है, ओपन जीता है, ग्रैंड स्लैम जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड स्लैम। तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एम्बेडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया था, बिल्कुल सही। और रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखो ये जो है कि टेस्ट सीरीज या जो प्रैक्टिस पेपर आप देख रहे हो ये अलग है, ठीक है, इनसे मेरा कोई उतना खास कांटेक्ट नहीं कि हाँ मेरे कहने पे सारे क्वेश्चन ऐसे रख देंगे, लेकिन यहाँ की जो टीम है ना बहुत ही स्टैंडर्ड टीम है इनकी, और ये उसी तरीके के क्वेश्चन सेट करते हैं जैसे एग्जाम्स में आते हैं। और इसी तरीके से मैंने भी आपको आई दृष्टि में कुछ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए हैं, नहीं तो ग्रैंड स्लैम में तो बहुत कुछ दिया हुआ था, वो सारी चीजें नहीं पढ़नी थी, जो काम की वो हमने लिखी थी, और वही चीजें आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगर अभी तक आपने आई दृष्टि और घटनासार की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ हमारे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की, वहां पे आई दृष्टि वाली प्लेलिस्ट होगी, उसमें खोल लो, वहां पे सारी क्लासेज आपको घटनासार की और आई दृष्टि की मिल जाएगी। अब देखते हैं इस जीत के साथ बोपन्ना WTA रैंकिंग में अब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यहां सही नहीं पूछा जा रहा है। देखो इसकी अगर हम बात करें, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से है, 2024 तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें चेन्नई था, मदुरै था, त्रिची था, कोयम्बटूर था, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र कुल 158 पदकों के साथ सीट्स पर रहा, यह भी सही है। और स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया, यह भी सही है। इस संस्करण का शुभंकर तेजस है, बस यही गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका जो शुभंकर था वीरा मंगाई वेलु नाचियार था।
वीरा मंगाई वेलु नाचियार था। मेजबान जो तमिलनाडु राज्य था जिसने इसका आयोजन कराया था, ये 98 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था और पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला। लेकिन यहां पर मैंने आपको यूपी का भी पोजीशन बताया था कि यूपी का कौन सा स्थान आता है, कितने पदक जीतते हैं। तो ये आप लोगों ने अगर मेरे साथ क्लास में पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे देखते हैं, यहाँ पे संगम की बात कर लेते हैं। संगम डिजिटल ट्विन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जो डीओटी है ने इस पहल की शुरुआत की और इस पहल का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली जो भ्रामक खबरें होती हैं उन पे नियंत्रण करने से संबंधित है। तो आगे इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला नहीं, क्योंकि जो संगम डिजिटल ट्विन है इसका उद्देश्य है विचारों को समाधान में बदलना, संकल्पना कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटना और बुनियादी ढांचे की प्रगति को बढ़ावा देना है, न कि इस तरीके की भ्रामक खबरें जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी जगहों पर जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जाती हैं वो इसका काम नहीं है दूरसंचार विभाग का कि ये उसे रेगुलेट करे। आगे देखते हैं, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो यह हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीन महिलाओं के द्वारा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग करना है, जो स्तन कैंसर की समय पर पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे क्या होता है ना, महिलाओं की ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत बार होता है कि कैंसर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या तो जब बच्चे के द्वारा जो है कि फीडिंग की जाती है तो कई बार होता है कि उनके स्तन पे जो है कि प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अंदर की मसल्स या अंदर की जो नसें होती है वो दब जाती हैं और वो धीरे धीरे एक कैंसर के रूप में डेवलप हो जाती है। कई बार होता है शादी से पहले भी नेचुरली कई बार होता है कि ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो जहां पे दृष्टिहीन महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे बॉडी के ऊपर किस तरीके का, और ये ऐसा प्राइवेट पार्ट है जहां पे आप बहुत ही खास लोग, जैसे आपके पति हैं, आप उन्हें दिखा सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, या अपनी माँ को दिखा सकते हो कि मम्मी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, सवेरा कार्यक्रम। आगे बात करेंगे पीएम किसान योजना के संदर्भ में। पीएम किसान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, तो उसी दिन के बाद जो है कि कुछ ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जिस योजना को लॉन्च किया, यानी कि जिस योजना की जो किस्त जारी की थी वो यही थी, क्योंकि ये योजना लगातार किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। 24 फरवरी 2024 को इस योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन वो 3 किस्तों में आती है। इस योजना को पीएम मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लॉन्च किया था, तो इसको वाराणसी से लॉन्च नहीं किया गया था। और साथ ही साथ पीएम किसान योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। इसके तहत 6,000 रुपए की वार्षिक 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में जाती है। तो ये गोरखपुर से लॉन्च की गई थी, वाराणसी से नहीं। 2-2 हजार रुपए करके 3 बार दिए जाते हैं हर 4 महीने पे, तो 6,000 रुपए उनके खाते में चले जाते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, होमोसेप एटम। होमोसेप एटम क्या है दोस्तों? क्या ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है? बिल्कुल सही बात है, वही है ये। अगर हम बात करें इसकी कि इसे किसने डेवलप किया है, तो होमोसेप एटम आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है। जैसे आपके जो सीवेज वगैरह होते हैं, जो घरेलू टैंक होते हैं, सार्वजनिक स्थल के जो टैंक होते हैं, उनकी सफाई करने के लिए अब इस रोबोट को तैयार किया गया और ये रोबोट उसमें जाके सफाई करके अपना बाहर आता है। तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे पहले लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां पे किया था? तो ये आपके गुजरात में किया गया। पीएम मोदी जी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे 2.32 किलोमीटर केबल आधारित पुल लेन सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया और यह ओखा मुख्य भूमि की बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर पे। हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों, जिसमें अरहत सारिपुत्र और अरहत मोग्दलायन के पवित्र अवशेष किस देश में प्रदर्शनी के लिए भेजे थे भारत सरकार ने? तो ये थाईलैंड में भेजे थे। इन पवित्र अवशेषों को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के नेतृत्व में 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड ले जाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका की जो एक निजी कंपनी है, अमेरिकी निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन, जिसको हम लोग IM भी बोलते हैं, इंट्यूटिव मशीन ने
अपने लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा था और ओडिसियस चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला लैंडर बन गया है। तो यहां पर यह भी मैंने आपको ओडिसियस के बारे में बताया था कि दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली कंपनी होगी जो चंद्रमा पर जो है कि अपना लैंडर उतार रही है निजी तरीके से। नहीं तो इससे पहले चाहे रसिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, चाहे भारत हो गया, चाहे अमेरिका, इनकी जो सरकारी एजेंसी होती है स्पेस एजेंसी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे अगर आप देखोगे अमेरिका की नासा ने लॉन्च किया था, ठीक है, भारत की इसरो ने लॉन्च किया, किसी प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा पे नहीं दिया था। तो अमेरिका की पहली कंपनी हो चुकी है और साथ ही साथ ये साउथ पोल पे भी स्टैब्लिश कर लिया इसने। अगर हम बात करें भारत के बारे में तो इससे पहले 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई थी, जो कि दुनिया में पहली होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा हो गया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले ही 17 लोग रहते हैं केवल प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में अगर आप देखोगे तो मात्र 17 लोग मिलेंगे। तो सोचो कितना आसान रहेगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है कि पूरा हर घर जल नल कलेक्शन दे दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्रों में पानी निकालना, उसके लिए बोरिंग करना, पाइपलाइन बिछाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से यहाँ पे काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाली हर घर नल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है और देश का 10वां राज्य भी बन गया है। अब यहां पर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न 87 नंबर पे। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ PAR, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन अप्रोच रडार, भारी बारिश और कोहरे जैसी कम दृश्यता वाली स्थितियों में भी विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मददगार होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार होता है, आपने सुना होगा कि जब मौसम साफ नहीं होता है, बारिश वगैरह होती है या धूल कण रहते हैं या फिर कोहरा होता है, तो कई बार पायलट अपने जो टीम होती है उनसे कोऑर्डिनेशन करते हुए कहती है कि मौसम साफ नहीं है, लैंडिंग नहीं हो पाएगी, ऐसे में क्या करें। तो इसलिए प्रिसीजन अप्रोच रडार बहुत ही हेल्पफुल रहेगी भारत के लिए। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव के नतीजों को पलटकर किस हारे हुए आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया? ये होगा आपको याद कि बहुत जो है कि वायरल हुई थी वीडियो, जहां पे जो पीठासीन अधिकारी साहब थे वो कैमरे की तरफ कुछ इस तरीके से देख रहे थे और वोटों को जो है कि फर्जी कर रहे थे, और वहां पे वो प्रयास कर रहे थे कि भाजपा के व्यक्ति जीत जाए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन में जो कैंडिडेट थे उनको विजयी घोषित किया गया। तो वो व्यक्ति थे आपके कुलदीप कुमार जी। तो इस पूरे प्रकरण में रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको हम लोग RO भी कहते हैं, अनिल मसीह द्वारा 8 मतपत्रों को अमान्य करने के बाद भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर विजेता बनकर उभरे थे, लेकिन इस चीज को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कुलदीप कुमार जी को दोबारा वहां पे विजेता घोषित किया। वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना प्रारंभ की है? तो हरियाणा ने की है। वन मित्र योजना में प्रतिभागियों को पौधों के रखरखाव के आधार पर मौद्रिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह योजना प्रत्येक वन मित्र को 1000 रुपए पौधे लगाने की अनुमति देता है, मतलब कि 1000 पौधे लगाने की अनुमति देती है। हाल ही में असम राज्य सरकार ने किसे आधिकारिक तौर पे अपना राज्य फल घोषित कर दिया है? तो काजी नेमू को किया है। काजी नेमू, जिसको साइड से लिमोन भी कहते हैं, अपने रसीले, सुगंधित स्वभाव और अत्यधिक पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है। काजी नेमू को 2019 में GI टैग भी प्रदान हुआ था और इसको असम ने राज्य फल के रूप में से घोषित कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 37 की, तो यहां पर 37 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के संदर्भ में बात करेंगे। यह हरियाणा के फरीदाबाद में 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित किया गया था और मेले में तंजानिया ने साझेदार राज्य के रूप में पार्टिसिपेट किया था। तो देखो, तंजानिया को बुलाया गया था जब यहाँ तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन जब भारत आई थी, जिनको JNU यूनिवर्सिटी ने जो है कि मानद उपाधि भी दी थी डॉक्टरेट की, तो उसी समय जो है कि भारत ने इनको आमंत्रण जो है कि दे दिया था। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि इसका स्टेटमेंट जो है कि दोनों सही हो जाएंगे। तो क्या लिखना है यहाँ पे कि मेले की थीम गुजरात राज्य पर आधारित थी और इस मेले की पहली बार आयोजन 1987 में किया गया था और यहाँ पर तंजानिया इसका भागीदार देश था। नेक्स्ट है, हाल ही में रितु बहारी को
किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो ये उत्तराखंड है। वहां पे क्या था, रातोड़ी था ना एक, जो है कि जो आपके मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, और यहाँ पे ऋतु बहारी, आई थिंक मैंने ऋतु खंडारी बोल दिया था स्टार्टिंग में, तो उसको करेक्ट कर लें, ऋतु बहारी रहेंगी। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है आपका नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये आपका लड़ाकू विमान, लड़ाकू जो है कि पोत नहीं बल्कि सर्वेक्षण पोत है, यानी कि सर्वे करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, खोज करेगा, रिसर्च करेगा, उससे संबंधित है। तो ये आईएनएस संधायक है। आईएनएस संधायक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता में बनाया जा रहा है 4 सर्वेक्षण पोत बड़े जहाजों की एक श्रृंखला में पहला है, यानी इस तरीके के पूरे 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जाएंगे, जिसमें पहला कौन सा है? आईएनएस संधायक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मानव के दिमाग में पहली बार चिप लगाने का दावा किस कंपनी ने किया था? तो याद होगा न्यूरालिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने मानव में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया, और न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट को टेलीपैथी भी कहा गया, टेलीपैथी भी कहा जाएगा। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, यानी कि जितने भी हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं या आर्कियोलॉजिकल जो डाटा हैं उनको हम डिजिटल तौर पे तैयार करेंगे, और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट सही है। हैदराबाद में सबसे पहले शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य रहेगा कि 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल बनाया जाए, दर्शकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, और विद्वानों के शोध को भी सुविधाजनक बनाया जा सके। जो रिसर्च करने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, टीम होती है, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा S2 का विकास किया गया? तो ये आपके यूपी की आईआईटी कानपुर है, जिसके लिए बहुत फेमस है ये। आगे देखते हैं नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय जिसको इकोवॉस से अलग होने की घोषणा की थी। तो ये भी सही है। और इकोवॉस इन 3 देशों में सैन्य तख्तापलट का विरोधी रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप डी ऑप्शन देख लोगे कि 1 और 2 दोनों ही सही है। अगर हम बात करें जुलाई 2023 में नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो और 2020 में माली में सैन्य तख्तापलट होने के बाद इस संगठन और 3 देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत किस योजना की मंजूरी दी थी? तो ध्यान से समझना मेरी बात को कि पहले से ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चली आ रही है, लेकिन उसी के अंतर्गत एक नई योजना को मंजूरी दी गई, जिससे सूक्ष्म और लघु स्तर के जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं, जहां पे मत्स्य पालन को और बढ़ावा दिया जा सके। तो उसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसको प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 सालों में मत्स्य सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये इसका मानना है। नेक्स्ट चलते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की। हाल ही में आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया दोस्तों, और इस तरीके से यह कानून बनने के बाद उत्तराखंड आपका आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है देश का जिसने यूसीसी को लागू किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गोवा के बारे में, तो गोवा दोस्तों आजादी से पहले ही वहां पर यूसीसी लागू किया गया था, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए आजादी के बाद तो उत्तराखंड आपका पहला राज्य होगा जिसने यूसीसी को लागू किया। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंतर्गत इसकी बात की गई है यूसीसी को लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। किस देश के जंग फ्राउ जोक में स्थित मशहूर आइस पैलेस में नीरज चोपड़ा की स्मारक पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया? उनको कौन सी पट्टिका लगाई गई थी? स्मारक पट्टिका। और इस तरीके से ये जो स्थान था ये स्विट्जरलैंड का स्थित है, जो कि जंग फ्राउ जोक को यूरोप का शिखर भी कहा जाता है स्विट्जरलैंड में। यहां पर उनकी स्मारक पट्टिका लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नासा ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से पेस मिशन लॉन्च किया था। पेस मिशन याद होगा आपको,
और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद महासागरों, झीलों, नदियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था पेस मिशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इस मिशन का जो पेस नाम है अर्थात प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम की बात करेंगे। यह उपग्रह 3 वर्ष तक 676 किलोमीटर ऊपर से महासागरों के साथ साथ वायुमंडल का भी अध्ययन करेगा। जबकि स्टेटमेंट में क्या दे रहा था आपसे कि महासागर, झीलों, नदियों का सर्वेक्षण करेगा, तो भैया महासागर के साथ साथ ये वायुमंडल का भी अध्ययन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाफ सलाम। और ये कहां के हैं? ये लेबनान के नवाफ सलाम को 3 वर्ष के लिए क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अगर हम मुख्यालय की बात करेंगे तो हेग में स्थित है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था? तो यूएई से संबंधित मैंने कई सारे फैक्ट आपको बताए थे, वहीं पर मैंने बताया था अहलान मोदी कार्यक्रम में मोदी जी ने यह भी अनाउंसमेंट की थी कि हम एनसीईआरटी, जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, जो हमारा दिल्ली में इसका ऑफिशियल जो है कि हेडक्वार्टर है, इसका क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस भी खोला जाएगा दुबई के अंतर्गत। तो ये अहलान मोदी ने कार्यक्रम में ही अनाउंसमेंट भी की गई थी और ये कार्यक्रम यूएई में आयोजित किया गया था। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई के अबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। राज्य के सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया? तो ये कार्यक्रम लाया गया था तेलंगाना के द्वारा। इस विधेयक में राज्य के सभी हुक्का पार्लरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है और दोनों सदनों ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया है। क्या कर दिया? सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया है। आगे देखते हैं, सऊदी अरब किस नाम से अपनी पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च करेगा, जो मध्य पूर्व की भी पहली लग्जरी ट्रेन होगी? ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जो है कि पहले से ट्रेनें नहीं चल रही, लेकिन लग्जरी ट्रेन के नाम से जानी जा रही है और इसका नाम ही रहेगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। भाई वहां पे पहले से ही जो है कि क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां पे इसको नाम दे दिया गया ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ट्रेन यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा की पेशकश करेगी। नेक्स्ट है आपका, किस देश में सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 नौवां जो गवर्नमेंट टेक पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया? तो भारत को दिया गया। ठीक है, यूएई की सरकार के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार रचनात्मक और नई खोजों के लिए वार्षिक रूप से दिया गया था। यह भी समिट उसी दौरान हुई थी जब अहलान मोदी का कार्यक्रम हो रहा था। नोट्स में मैंने इसको भी उसी जगह पे पॉइंट आउट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के अनुसार भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड में प्रारंभ की जाएगी। भारत की पहली आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में प्रारंभ की जाएगी। यह सेवा 150 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में सक्षम रहेगी। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य में या किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ की है? देखो मुख्यमंत्री जी तो वर्ड सही है, विश्वकर्मा पेंशन योजना की बात की जा रही है, तो ये आपके राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि 24,000 रुपए उन्हें वर्ष का मिलना शुरू हो जाएगा अगर वो 60 वर्ष या उससे अधिक के हैं और वो कोई भी रेगुलर रोजगार यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह नहीं थे, यानी गवर्नमेंट पद पे नहीं थे, एक श्रमिक के रूप में थे, तो उनको ये दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। तो कहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से इसका मिलान मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में रखे जाते हैं जो आपसे चर्चित योजनाएं होती हैं और उसका स्टेट वर्जन पूछा जाता है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में, इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और पर्थ एक महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों, देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में, बाकी जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे ब्रिस्बेन हो गया, कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, ठीक है, ये मेलबर्न वगैरह, ये सभी आपके पूर्वी तट पर आते हैं। इस सम्मेलन की थीम थी शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। तो केवल पहला स्टेटमेंट से, क्योंकि इसका जो थीम है वो अलग था। थीम क्या था इसका? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर हम आगे बढ़ेंगे, यही इसकी थीम थी। आगे देखते हैं, विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो लकड़ी का बनाया गया था, लिग्नोसैट प्रोब, किसके द्वारा विकसित किया गया? ये न तो रॉसकॉस्मोस, स्पेसएक्स, इसरो, तीनों में से किसी ने इसको विकसित नहीं किया, बल्कि नासा और जाक्सा ने संयुक्त रूप से लिग्नोसैट प्रोब को विकसित किया। नासा आपके यूएसए की हो जाएगी, जाक्सा आपकी जापान की हो जाएगी, स्पेस एजेंसी। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको
विकसित किया। नेक्स्ट है, अगर हम बात करेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में, 2023 में बात करेंगे। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है जहां पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता है। भारत इसमें 180 देशों में 93 स्थान पे आता है कि जहां पे भ्रष्टाचार की अच्छी खासी स्थिति देखने को मिलती है। और भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देश माना गया है, क्योंकि इसको जो रैंकिंग दी गई है वो 180वां दिया गया है। हालांकि मैंने शायद अपने नोट्स में बाई मिस्टेक यहाँ पे सऊदी अरब लिख दिया था, बाई मिस्टेक, देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे 111 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया था। तो देखो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही होता है पारदर्शिता लाना, यानी भ्रष्टाचार को कम करना। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि कौन इसे जारी करता है। और 2022 में भारत की रैंकिंग 85 थी, यानी कहने का मतलब है कि 2022 की अपेक्षा भारत और भी ज्यादा भ्रष्ट हो गया, यानी कि भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले कौशल भारत केंद्र SIC अर्थात कि स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया है? तो ओडिशा में किया है। ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2024 में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनर प्रदान किया गया है? तो ये शशि थरूर जी को दिया गया है। हालांकि फ्रांस की सरकार ने यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया कि शशि थरूर जी के माध्यम से भारत और फ्रांस में एक नए संबंधों को बढ़ावा दिया गया। कहने का मतलब शशि थरूर जी कांग्रेसी नेता है, जब भी कांग्रेस की सरकार रही होगी तो इन्होंने कहा कि शशि थरूर ने भारत और फ्रांस के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया है। यहां पे आप इसको पढ़ भी सकते हो। फ्रांस सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर जी के लिए इस पुरस्कार की घोषणा 2022 में की थी। यह सम्मान भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है इनको। नेक्स्ट आपका है ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? फिलीपींस बन गया। फिलीपींस ने इस कन्वेंशन पर आवेदन करने वाला पहला एशियाई देश और विश्व का 38वां देश बन गया है जो इसके नॉर्म्स को मानने का लिए बाध्यकारी रहेगा कि भाई कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में बात करेंगे। तो इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पे है, जो कि वर्ष 2022 से अपरिवर्तनीय, अर्थात 2022 में भी 42वें रैंकिंग पे था और 2024 में भी है। यूनाइटेड किंगडम में इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया क्या? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल पहला ही सही होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो अधिकार हैं वो USA के पास हैं। सेकंड नंबर पे आपका यूनाइटेड किंगडम आता है, न कि शीर्ष पे। यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया था? शीर्ष पे नहीं था बल्कि सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे फ्रांस। भारत की रैंकिंग कितनी है दोस्तों? 42वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जब आई दृष्टि में आपको बताया था, ओपेनहाइमर, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के जो कि जनक भी माने जाते हैं अमेरिका में 1945 में, तो उनकी एक मूवी थी ओपेनहाइमर जो मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म सहित कुल 7 ऑस्कर अवार्ड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? इसमें अगर आप बेस्ट करोगे तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि क्रिस्टोफर नोलन है, ये भी ओपेनहाइमर के ही मूवी के थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, ये भी ओपेनहाइमर मूवीज में ही एक्टिंग करते हैं अभिनेता के रूप में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये एम्मा स्टोन है, लेकिन इन्होंने इसमें नहीं की थी बल्कि इन्होंने की थी पुअर थिंग्स में। ठीक है, पुअर थिंग्स एक मूवी थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इन्होंने रोल प्ले किया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 9 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया था। यह भी एक अच्छी बात है कि पूरे मिस वर्ल्ड का जो प्रतियोगिता होती है उसका ग्रैंड फिनाले भारत में आयोजित किया गया था और यहाँ पे सिनी शेट्टी भारत की तरफ से प्रतियोगिता में शामिल थी, लेकिन यह नहीं जीत पाई और चेक गणराज्य की जीत गई थी महिला। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा डॉक्टर हिमांशु के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन कामधेनु, ये भी मैंने आपको बताया था कि पशु तस्करी को रोकना, और ये वहां की जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। तो ये भी मैंने आपको बताया था।
ठीक है। मैक्सिमम चीजें आप देखोगे कि हमारे नोट से ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस एमसीक्यूज के साथ अगर आप हमारे नोट्स को भी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स में फिर कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि लगभग सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम पॉइंट की बात करें, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इरास्मस पुरस्कार किसके लिए दिया गया? जलवायु परिवर्तन पर जो लेखन किया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अमिताभ घोष जी को। इन्होंने यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना यानी अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 21, प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। रौद्र सात्विकम को कन्नड़ भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही रहेंगी। आप प्रभा अत्रे याद मत रख लेना दोस्तों कहीं, हालांकि वो मैं मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन यहाँ पे प्रभा वर्मा का नाम याद रखना जिनको 33वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और अगर हम देखते हैं कि यहां पर ए वाला स्टेटमेंट सही, यानी कि पहला केवल, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा में नहीं बल्कि मलयालम भाषा में लिखा गया रौद्र सात्विकम। और यह एक उपन्यास है जो सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य तथा कला और सत्ता के बीच संघर्ष की जांच करता है कि किस प्रकार से सत्ता और राजनीति में संघर्ष होता है, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति और राज्यों के मध्य संबंध को स्थापित किया जाता है, और किस प्रकार से कला और सत्ता के बीच संघर्ष होता है। तो ये कन्नड़ में नहीं बल्कि मलयालम भाषा में लिखी गई पुस्तक है। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो गया है? तो ये फ्रांस हो गया है। फ्रांस के संविधान में यह बदलाव ऐसे समय किया गया जब 2022 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को ही खत्म कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए का था उसने कहा कि अगर किसी महिला के मतलब गर्भ धारण कर चुकी है, उसके पेट में अगर उसका बच्चा है, तो यह उसका अधिकार नहीं है कि वो गर्भपात करे, क्योंकि उस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, उस बच्चे के अपने जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे फ्रांस की सरकार ने क्या किया, संविधान में सुधार करते हुए कहा कि अगर कोई महिला चाहती है एक निश्चित नियम के बाद या एक निश्चित समय के बाद कि अगर वो गर्भपात कराना चाहती है तो गर्भपात करा सकती है। हो सकता है वो बच्चे को ना अडॉप्ट करना चाहे, या बच्चा हो सकता है कि वो शादी से पहले का, बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं, तो यहाँ पे अधिकार दे दिया गया है। आगे देखते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार 143 देशों की सूची में भारत 126वें स्थान पे है। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि फिनलैंड लगातार खुशी से झूम रहा है एकदम 7 सालों से। तो दोनों ही बातें सही। भारत में कहा जा रहा है कि भाई भारत 143 देशों में से 126वें नंबर पे आता है, जहां पे भारत के लोग खुशहाल हैं। अफगानिस्तान को विश्व के सबसे नाखुश यानी कि सबसे दुखी रहने वाले देश के रूप में समग्र रैंकिंग दी गई है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते थे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते थे। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुभंकर थी वो अष्टलक्ष्मी थी। कौन थी? अष्टलक्ष्मी। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपना नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित किया है? ऑलरेडी यहाँ पे एक बेस पहले से ही था, लेकिन अब दूसरा जो है कि बेस आ गया है जिसको हम कहेंगे मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप में नौसेना का पहला बेस कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक के नाम से 2012 में चालू है, लेकिन अब जो 2024 में नया खोला गया है आईएनएस जटायु, जो मिनिकॉय में आएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस की यूनिवर्सिटी के द्वारा, मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। अदिति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रक्षा मंत्रालय की एक योजना है, बिल्कुल सही है। और इसका लक्ष्य रक्षा कर्मियों की जीवन शैली में सुधार करना है? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बल्कि इसकी जगह आप पढ़ोगे कि इस योजना का लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा 2023-24 से लेकर 25-26 में रक्षा प्रौद्योगिकी में हम अनुसंधान करें, उसका विकास करें, उसमें नवाचार लाएं। इसके लिए 30 डीप टेक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा, न कि रक्षा कर्मियों की जीवन शैली में सुधार किया जाएगा। ये परिणाम नहीं होगा, बल्कि इसमें हम रिसर्च करेंगे। तो ये अदिति योजना रक्षा मंत्रालय से भी संबंधित हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, इंदिरा अम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये आपके तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। मतलब कि आवास बनाने के लिए भूखंड यानी कि जमीन का टुकड़ा है लेकिन पैसे नहीं है, तो 5 लाख रुपए ले लो और घर बना लो आप लोग।
हाल ही में पीएम मोदी जी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? तो यहाँ पे जोरहाट में किया। और इसके दौरान मैंने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया था कि लाचित बोरफुकन क्या है। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सेना कमांडर थे। 1671 में सराय घाट की लड़ाई के उनके ही नेतृत्व में लड़ी गई थी, जो मुगलों के खिलाफ थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक पहली बार किस बीमारी ने दस्तक दे दी है? तो यह है मलेरिया। अब सोचो दोस्तों, अंटार्कटिका जिसको नो मैन लैंड कहा जाता है, यानी जहां पे कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, लेकिन रिसर्च करने के लिए विभिन्न देश अपने जो है कि क्या करते हैं, लोगों को भेजते हैं, साइंटिस्ट को भेजते हैं, वहां पे सारा खाने पीने की सारी व्यवस्था के साथ उन्हें भेजा जाता है। वहां पर भी सोचो मलेरिया ने दस्तक दे दी, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के माध्यम से ही पहुंची होगी यह बीमारी। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि की गई, जो कि पेंगुइन कॉलोनियों के लिए एक संभावित खतरा होगा। इससे क्या होगा, पेंगुइन को अगर मलेरिया जैसी बीमारी होने लगी तो उनके बचाव के लिए अगर कोई सुरक्षा उपकरण नहीं लगाएगा, वहां पे जहां पे व्यक्ति नहीं रह रहे, जहां पे कोई साइंस नहीं है, जहां पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे उन्हें कैसे बचाया जाएगा? तो ये बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो जाएगा। एक नई जो हमारी प्रजाति वो समाप्त भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक संकट आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में यूएनडीपी द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधर के 193 देशों में 134 स्थान पे आ गई है। साथ ही साथ सूचकांक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड क्रमशः शीर्ष स्थान पर हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। लेकिन आपको अगर पूरी याद ना हो तो कम से कम इतना जरूर याद रखना, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, यानी कि आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। हालांकि समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं दिन हो चाहे रात हो पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियोस बना के प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। और फिर करंट अफेयर्स के लिए चाहे बिहार पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो या समीक्षा अधिकारी दे रहे हो, कहीं भी भटकना न पड़े। आई दृष्टि पढ़ो, घटनासार पढ़ो, जो कि हमारे हैंड रिटन नोट से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। प्लेलिस्ट में देख लो, वहां से क्लास कर लो, या फिर पीडीएफ परचेस कर लो, दिवाली ऑफर भी चल रहा है। साथ ही साथ आप उसके साथ ये एमसीक्यूज की सीरीज कर लो, जिसकी पीडीएफ फ्री है, टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दी है। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल 13,000 सब्सक्राइबर से अधिक वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लो इसको, या फिर इसके साथ आप पढ़ सकते हो। फिर कहीं भी आपको भटकने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। उसका लेवल देखो क्वेश्चन का, घटना मतलब कि जो आप देखोगे समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस में, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो अभी मैंने बताया था जयंत मूर्ति के नाम पर। जयंत मूर्ति भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के कार्यवाहक निदेशक भी थे। आगे देखते हैं, स्विस संगठन एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित है, जो 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामिनेट किया गया, नई दिल्ली को किया गया। रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज किया गया है। साथ ही औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता के मामले में भारत 134 देशों में तीसरे सबसे खराब स्थान पर भी हो चुका है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम भारत के अंतर्गत राज्य क्षेत्र की बात करें, शहर की, तो बर्नी हाट जो मैंने कल ही बताया था, मतलब इससे पहले जो एमसीक्यूज हम कर रहे थे 58 वाली क्लास में, तो उसमें मैंने बताया था बर्नी हाट, जो कि मेघालय का था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था? यह भी मैंने बताया था। मलेरिया के लिए ये लोग एकजुट हुए थे याओंडे। मलेरिया परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी, यानी कि पैरासाइट बीमारी होती है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहरी क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने यही तो बताया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो बेगूसराय यहाँ पर हो जाएगा। बिहार का बेगूसराय विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहरी क्षेत्र बनकर उभरा है पूरे विश्व का। शहर की बात हो रही है, यहाँ पर राजधानी की बात नहीं हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहां पे हो जाएगा सक्षम ऐप। क्या नाम है इसका? सक्षम ऐप। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि टीबी दिवस के रूप में। और विश्व क्षय रोग दिवस 2024 की जो थीम थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, कि इन्वेस्ट हमें करना है टीबी को समाप्त करने के लिए। तो देखो भैया, पहला वाला ही सही होगा, क्योंकि 24 मार्च को होता है। सेकंड वाले का कोई भी ऐसा
थीम नहीं था, बल्कि इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। ये भी मैंने करा रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो अगर हमारे नोट से आ रहा है आई दृष्टि घटनासार से, तो वो वही सारे टॉपिक यानी कि वही सारे पॉइंट रखे गए जो आपने नोट्स में देखे, और जो पॉइंट मैंने छोड़ दिए वो यहां पर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको हम लोग IBCA बोलते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से लेकर 2027-28 तक में 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। और IBCA का मुख्यालय फ्रांस में होगा क्या, बस यही बता दो अब मुझे। तो ध्यान देना कि IBCA का मुख्यालय फ्रांस में नहीं होगा बल्कि भारत में होगा। भारत में इसका हेडक्वार्टर होगा और भारत की तरफ से भी जो है कि नॉमिनेशन दे दिया गया है। तो यहां पे आप देखोगे कि केवल पहला ही सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ कि IBCA का मुख्यालय भारत में होगा और यह पहला 7 बिग कैट्स प्रजातियों जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। आपको बता दूं कि इन 7 में से 5 प्रजाति भारत में ही मिलती है, मतलब और भी देशों में मिलती है लेकिन भारत में भी मिलती है। भारत में 2 प्रजाति ऐसी है जो नहीं मिलती, एक तो प्यूमा नहीं मिलती है और एक जगुआर नहीं मिलती। बाकी आपको बाघ मिलेगा, शेर मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, हिम तेंदुआ मिलेगा और चीता भी मिलेगा। तो 2 प्रजातियां भारत में नहीं मिलती है। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हो रहे हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला रोग से निपटने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन DC में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारत को दिया गया। यह पुरस्कार वाशिंगटन में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथ ने प्राप्त किया। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने छोड़ा है, तो स्पेस एक्स ने छोड़ा है। और स्पेस एक्स कहां की है, ये यूएसओ की है, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में रहा चर्चा में पुष्पक। पुष्पक क्या है भैया, तो ये रीयूजेबल व्हीकल है, जो कि हम लोग RLV के नाम से जानते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान होता है। 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चेल्लकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV LEX-02 पुष्पक को सफलतापूर्वक इन्होंने लैंडिंग भी कर ली है। बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें आपको बांध या नहरों में जितना भी पानी रियल टाइम सिचुएशन में है वो आपको ट्रैक करने को मिल सकेगा। तो राजस्थान के जयपुर में लॉन्च किया गया पहला समर्पित पोर्टल राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांधों और जलाशयों के जलस्तर और नहरों में उपलब्ध पानी की मात्रा की वास्तविक समय की जानकारी दे सकेगा, रियल टाइम की। मिशन 414 यानी कि मिशन 414 ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित है। भारतीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान के लिए मिशन 414 शुरू किया, और जहां पे पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से भी कम मतदान हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ तिथियां दी हुई है जिसको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 को होता है, सही है ये वाला। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2024। अगर हम भारत के संदर्भ में पूछेंगे कि भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है, तो ये आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 24 दिसंबर को होता है। विश्व वानिकी दिवस की बात करेंगे 21 मार्च को होता है। लेकिन दोस्तों विश्व जल दिवस कभी भी 24 मार्च को नहीं होता बल्कि 22 मार्च को होता है। और इस बार की उसकी जो थीम थी 2024 की, शांति के लिए जल, यानी कि वाटर फॉर पीस। तो ये दोस्तों हो गया आपका पूरा 1 घंटे का पूरा क्लास, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 तक आ चुके हैं। तो लगभग मान के चलो कि 90 से अधिक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, 90 के आसपास। और हम धीरे धीरे इन क्वेश्चन की संख्या 120-125 तक करेंगे, क्योंकि अगर एक ही बार में अगर हम 150-200 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, जहां पे आपको बार बार नए नए फैक्ट मिलेंगे, नए नए तथ्य मिलेंगे, जिसे आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो एक ही क्लास में अगर मैं 150-200 करा दूंगा तो आप बोर हो जाओगे। हालांकि ये मैं कह सकता हूं कि अगले 1 हफ्ते में लगातार 100 से अधिक क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे, 100-150 क्वेश्चन, मतलब 100-120 को लेकर, और 7 से 8 दिन में आपकी पूरी करंट अफेयर्स की ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। और यकीन मानो मेरा, अगर आप क्वेश्चन के लेवल को देख रहे होगे और पीवाईक्यू को एनालिसिस करते होगे, यूपी पीसीएस को या समीक्षा अधिकारी बिहार को, तो इससे बाहर करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लो मेरी क्लास के देख के, हैंड रिटन नोट्स, साथ में ये एमसीक्यूज कर लो। लगभग 992 इसमें क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे
ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ अभी जो दिवाली ऑफर दिया जा रहा है हमारे हर प्रकार के नोट्स पे, एवरी पीडीएफ पे, आप चाहे सिंगल लो चाहे कंप्लीट लो, आप उसे जरूर ग्रैब कर सकते हैं। नहीं तो 2 दिन बाद जब ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो फिर शायद आप उस चीज को ही महंगे में खरीदोगे फिर आपको, तो वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।